अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त अदालतों के अंदर जिस हिसाब से और जिस रफ्तार से मुकदमात चल रहे हैं, उससे लगता यह है कि अदालतों से कुछ ना कुछ अहम फैसले आएंगे और वो आने वाले दिनों और हफ्तों पर यकीनन अपने असरात मुरतब करेंगे। एक तरफ नैब में जो तरामीम की गई माजी में और साबिक चीफ जस्टिस उन तरामीम को कलअदम करार दे के गए, उस फैसले के ऊपर भी डिबेट हो रही है कि आया अगर ये तरामीम वापस हो जाती हैं और हुकूमत इसमें एक कैंडिडेट की हैसियत से भी अदालत से रुजू कर चुकी है, तो फिर देखना ये होगा कि आया वो तमाम नैब केसेस जिसके ऊपर इस वक्त की मौजूदा सुप्रीम कोर्ट होल्ड करवा चुकी है कि एहतसाब अदालतें कोई फैसला ना करें। देखना ये होगा कि आया वाकई उन सियासतदानों को जिनको मुमकिन तौर पर रिलीफ मिलना था, क्या उस रिलीफ के इम्कानात दोबारा रोशन हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि शरीफ खानदान के कई इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि ख़त्म भी हो रहे हैं। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम के हवाले से भी हमने देखा कि आज साबिक जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनकी दरख्वास्त बरियत पर फैसला भी महफूज कर लिया। तीसरा हम ये भी देख रहे हैं कि फैज़ाबाद धरने के ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई और उसमें ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि उस पूरे सिनेरियो का, उस पूरे वाक़े का असल मुजरिम कौन है। तो यकीनन मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो जिस रफ्तार से इन केसेस को सुन रहे हैं, और कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें इंतखाबात के वक्त पर होने का सवाल जो है एक मरतबा फिर उठाया जाएगा। ये अलग बात है कि 90 रोज़ में इंतखाबात की बात अब तकरीबन उसके इम्कानात कलअदम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखना ये होगा कि आया सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई सख्त स्टेटमेंट, कोई सख्त फैसला करती है या फिर नहीं। लेकिन ये ज़रूर वाज़े हो चुका है कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट उन तमाम दबे हुए केसेस को भी निकाल रही है जो कि अंडर द कारपेट जा चुके थे माजी में। इन्हीं तमाम पूरे वाक़यात के ऊपर और अहम तरीन केसेस के ऊपर हम बात करेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ना सिर्फ माहिर कानून बल्कि उनकी कही हुई बातें खुद कानून का दर्जा रखती हैं और सबसे बढ़कर ये कि खुलकर बात भी करते हैं, चाहे अदलिया पर तनकीद हो या हुकूमतों पर या सियासी जमातों पर। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमें इस काबिल समझा कि आप हमसे बात भी कर रहे हो, प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई भी करें इन केसेस के हवाले से। सर पहले तो ये फरमाइएगा मुख्तसरन कि इस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह काम कर रही है और कई कंट्रोवर्शियल केसेस को टेकअप कर रही है, आपको लगता क्या है कि क्या ये मसले बढ़ तो नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए? नहीं, इंशाल्लाह नहीं बढ़ेंगे। और सब हर इदारा और हर अफसर जो है, अफसर बाला भी, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानेगा और उनकी पासदारी करेगा, उन पे अमल करेगा जो अहकामात होंगे सुप्रीम कोर्ट के। वो बात पिछली बात नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन कराएं और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और इलेक्शन कमीशन भी सारी और हुकूमत भी सारी, ये इन्होंने एक कदम नहीं लिया इलेक्शन की जानिब, एक कदम भी नहीं लिया इलेक्शन की जानिब और उसको बिल्कुल दरखुरे इतना किया। तो ये नहीं होगा। मेरा ख्याल है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने बाकायदा एक वकार चीफ जस्टिस का उसकी पासदारी कर रहे हैं और मुकदमात लगता है कि जल्दी उनका फ़ैसला भी होगा और फ़ैसला भी वो होगा जो होना चाहिए कानून के मुताबिक और किसी मसलियत के तहत नहीं। कादी साहब ने पहले बड़े मतलब दबंग किस्म के फ़ैसले दिए कानून की बुनियाद पर। ओबारा बस्टर्ड का इन्होंने फ़ैसला दिया था, गो उसमें आप अक़लियत में रहे बेंच पे, लेकिन आपका फ़ैसला जो था वो बड़ा एक वाज़े और बड़ा बिल्कुल अनएम्बिगुअस फ़ैसला था, कोई भी बाम नहीं था उसमें। और फिर फैज़ाबाद धरने पे भी अब देखें जो काजी साहब के पास जितने फ़ैसलों के आए हैं, नज़रसानी की दरख्वास्तें जो पेंडिंग थी कि रिव्यू की दरख्वास्तें, वो सब की सब भाग के जो दरख्वास्त दरगान थे वो उनको वापस ले रहे हैं। पहले भी यही हुआ, बिल्कुल ऐसे एक केस में जो इन्होंने वो सब जो पेश हुआ, FIA पेश हुई जी हमने दरख्वास्त वापस लेनी, पुलिस की पेश हुई हमने दरख्वास्त वापस, IB पेश हुई हमने दरख्वास्त वापस लेनी, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत सब दरख्वास्तें वापस क्यों ले रहे हैं? काजी साहब को सुन, ये नहीं चाहते काजी साहब सुने जो उनके में फैसले हुए हैं
या उनकी गुंजाइश मिली हुई है उस पर नज़रसानी आपने की है, तो काजी साहब ज़ाहिर है वो नहीं चाहते कि काजी साहब चीफ जस्टिस के तौर पे उनको सुने। ये कोशिश रही है इनकी, आज भी यही कोशिश है कि वापस ले लो दरख्वास्त, तो अदालत के पास कुछ रहेगा ही नहीं। पर उन्होंने शेख रशीद की दरख्वास्त नहीं वापस होने दी। वो उन्होंने तय तक जाना होगा कि क्या माजरा है शेख रशीद के साथ। तो ये इन मामलात में काजी साहब का एक दबदबा तो है कि ये सीधे रास्ते पे चलते हैं और उससे टलते नहीं हैं और ज़ाब्ते के मुताबिक चलेंगे। अच्छा, और रियायत नहीं होगी किसी को कि इसका ज़्यादा। जी जी बिल्कुल। सर अगर मैं एक एक करके आपसे जरा केसेस के ऊपर जी फरमाइएगा सर। जी नहीं, मैंने कहा जहाँ तक वकला का ताल्लुक है, वकला ऐसे चीफ जस्टिस के तो बिल्कुल साथ खड़े होंगे और यही सिपा है वो ऐसे चीफ जस्टिस की जो आज़ाद मनश हो, जो कानून को नाफिज करना चाहता हो और सारी इदारों को कानून के मातहत लाना चाहता हो और रखना चाहता हो। और इसमें कोई मुझे शक नहीं है कि अगर किसी ने इनको तरफ मैली आंख से देखा तो वकला एक फिर से जामे और जानदार तहरीक बन के उभरे उठेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अगर मैं एक एक करके केसेस का हवाला दूं, अब जिस तरह नैब तरामीम के हवाले से बड़ा कन्फ्यूजन मौजूद है कि उसको कलअदम करार देने की दरख्वास्त की गई थी, जो फैसला पहले आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड कर दिया है कि पहले इस पे बेंच नया बने, क्या बने। आपको इस केस का मुस्तकबिल क्या लग रहा है? यानी क्या वाकई हम ज़ीरो से शुरू करेंगे दोबारा से? क्योंकि एहतसाब अदालतों को तो आई थिंक कहा गया है कि अभी फौरी तौर पर फैसला ना किया जाए। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? उन्होंने बज़ाहिर तो कार्रवाई नहीं रोकी। मैंने असली का फैसला असल हालत में तो नहीं पढ़ा, जो रिपोर्ट हुआ है उसको पढ़ा है अखबारात में जिस तरह आया है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं रोकी, लेकिन हतमी फैसला जो है वो सुनाने से बाज रखा है कि वो आप फाइनल डिसीजन नहीं अनाउंस कर सकते। इससे ये है कि अब मिसाल के तौर पे वो जो नैब तरामीम में का ऑर्डिनेंस था, उसको बवजू और बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे जो बेंच था जिसकी सरबराही उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे, साबिक चीफ जस्टिस, उसको उन्होंने वो जो तरामीम का कानून था जिसके तहत ये कहा जाता था कि चंद लोगों को रियायतें देने के लिए ये कानून पास हुआ है, उसको इसी बुनियाद पर उमर बंदयाल साहब के बेंच ने कलअदम करार दे दिया था वो जो तरामीम थी। अब उन तरामीम के कलअदम किए जाने से जिनसे कदरे फ़ायदा पहुंचता था मुल्ज़मान को, और ये कहा जाता था कि चंद मखसूस मुल्ज़मान को के लिए टारगेटेड है, वो इस वक्त तो कानून नहीं है। इस वक्त तक वो कानून कलअदम हुआ करार दिया जा चुका है उमर अता बंदयाल साहब के फैसले से। पर अब ये फिर इस पे होगा ये मामला कि क्या और किस हद तक अदलिया पार्लिमान के बनाए हुए कानून में मदाखलत कर सकती है। उमर अता बंदयाल साहब के बेंच पे एक इख्तलाफी फैसला भी था जो तफसील से दिया गया है, वो मंसूर अली शाह साहब का। बिल्कुल सर। उन्होंने यही कहा है बुनियादी तौर पे कि आइन में के तहत जो पार्लियामेंट है कानून जो बनाती है उसको सुप्रीम कोर्ट कलअदम नहीं करार दे सकता। और अब शायद अब दोनों जो राय आ रहा है, एक के कानून को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कलअदम इख्तियार करार दे सकते हैं कि अगर वो कानून आइन के ख़िलाफ़ हो, और एक के उनको कलअदम करार देना मुनासिब नहीं है अदलिया के लिए। ये जो मंसूर अली शाह साहब की राय है। अब इन दोनों आरा में से एक को चुनना पड़ेगा, बट ए लार्जर बेंच, 5 जजेज हैं, नहीं वो फैसला था 5 बेंच था, तो अब कोई 7 मेंबर बेंच या 9 मेंबर बेंच बनाएंगे। अक्सर ऑड नंबर्स होते हैं बेंचेस में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स में,
ताकि बराबर बराबर ना हो। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक साइड या दूसरी साइड की गिनती में ज़्यादा हो जाए और मामला सेटल हो जाए। ये भी फरमाइएगा, आपने उसका इख्तिलाफी नोट का भी हवाला दिया सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से भी फरमाइएगा कि अब इस फैसले से बज़ाहिर तो जिस तरह उन्होंने अक्सरियती फैसला दिया और कहा कि ये एक्ट ठीक है, नाफिज होना चाहिए, तो उससे वो जो एक पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान टकराव की सी कैफियत थी, वो टेम्परेचर तो बिल्कुल शुरू में ही मिनिमाइज कर दिया गया। तो आपको लगता है कि उन्होंने शुरुआत ऐसी की कि अब पार्लियामेंट या जो हुकूमतें हैं वो भी अब सपोर्ट में खड़ी होंगी, जिस तरह केसेस के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही है गवर्नमेंट या उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल? जी, ये जो उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो तरामीम थी, उनके ज़रिए जो तरामीम की गई थी, ज़ाब्ता कार जो है, ज़वाबित कार सुप्रीम कोर्ट के, उनमें तरामीम की थी पार्लियामेंट ने। और ये एक बहस थी कि क्या पार्लियामेंट ये कर सकती है कि नहीं। एक राय जो उस वक्त गालिब रही वो ये थी कि इन आज़ादी अदलिया की आज़ाद हैसियत के बरखिलाफ़ है अगर पार्लियामेंट उसके ज़ाब्ते भी बनाना शुरू कर दे सुप्रीम कोर्ट के। तो ना सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के ज़ाब्ते बना सकता है और ना पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ते बना सकते हैं। दोनों एक दूसरे के तसल्लुत से आज़ाद हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के मानी ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रिंसिपल था कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसा कर सकती है। इसमें भी इख्तलाफी राय उन्हीं जज साहबान की थी और मंसूर अली शाह साहब की बुनियादी तौर पे। और लेकिन अक्सरियती राय जो थी वो ये थी कि ये पार्लियामान ये नहीं कर सकती इस तरह के वो सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ते बनाए या सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के बनाने के तरीक़ेकार में इंटरफियर करे, मदाखलत करे, जब तक के वो आइन में तरमीम ना कर लें। अगर आइन में तरमीम कर लें तो फिर वो 2/3 अक्सरियत से फिर वो सब कुछ कर सकते हैं। पर आइन में तरमीम फ़िलहाल हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके लिए कौमी असम्बली चाहिए और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो वो नहीं, सेनेट तो है पर पार्लियामेंट नेशनल असम्बली नहीं है। तो इसलिए ये पिछले साबका बेंच की राय थी कि ये नहीं हो सकता। अब उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त आई है और उस बेंच पे उस पे, और चूंकि ये नज़रसानी की बेंच की दरख्वास्त थी पिछले कानून के तहत तो दायर हो चुकी थी और इसलिए इसको वो अप्लाई अभी नहीं करता था कि 3 जज बेंच बनाएंगे। पर चीफ जस्टिस फायज़ ईसा ने ये मुनासिब समझा कि वो अपनी स्वाबदीद इख्तियार करके, क्योंकि ये तो स्वाबदीद है किसी भी चीफ जस्टिस की, वो किससे भी मशवरा करना चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पे, जुडिशल मामलात पे नहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पे, जिससे भी मशवरा करना चाहे किसी एक जज साहब से करना चाहे, 2 से 4 से, सारी या फुल कोर्ट से, ये उसकी स्वाबदीद है। तो उन्होंने वो अपनी स्वाबदीद इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जो प्रिंसिपल्स थे जो पार्लियामेंट ने बताए हुए थे और पार्लियामेंट के उन्होंने इख्तियारात उनको दे दिए, खद्दो खाल बनाए थे। बिल्कुल। अच्छा एतजाज साहब, सर आपने उन्हीं इख्तियारात के मुताबिक, सर माजरत आपकी बात काट रही हूँ सर, एक सवाल की मुझे इजाज़त दे दें सर। ये कि आपने भी स्वाबदीद का जैसे जिक्र किया तो एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिस पे आपकी राय मैं चाहूँगी। नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा थी उसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने अपने तौर पर फैसला किया और उन्होंने कहा जी हमने भी अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया और उन्होंने सज़ा को मुअत्तल कर दिया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर बड़ा क्लियर फैसला, जो उनका तफसीली फैसला जारी हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि जी जो नैब है उनके बड़े वाजे और गैर मुबहम मौक़िफ़ की वजह से हमने फिर नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत भी दे दी और बाकी रिलीफ भी दे दिया। तो सर माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है कि एक मुजरिम हो, सरेंडर ना करे, उस पोजीशन में ना हो और गवर्नमेंट जो है वो टेकअप कर ले इशू को और उसमें रिलीफ दे दें? नहीं, कोई मिसाल नहीं मिलती, बिल्कुल मुझे तो कोई मिसाल नहीं मालूम और ना ही मिलती है। मैंने पीछे तो ख़ास कर पे गुज़श्ता 1 महीने से दोस्तों को, अपने एसोसिएट्स को लगाया हुआ है कि भाई इस पर कोई मिसाल ढूंढो, कोई गूगल से ढूंढो, लॉ बुक से ढूंढो, लॉ साइट से ढूंढो, तो वो हमें तो कोई नहीं मिली और बड़ी सर्च की है इस पर और वसी पैमाने पे सारी दुनिया के जो कम अज़ कम कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ और कॉमन लॉ अप्लाई करने वाली कंट्रीज़ थी उनमें
ऐसी कोई मिसाल हमें तो मिली नहीं, पाकिस्तान तो मुनफरिद मिलती नहीं है, मुल्क हुआ ना फिर। क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खुद 2021 के आखिर में जो रिपोर्ट हुई, पब्लिश हुई, उनकी जजमेंट 2022 के इस रसाले में, खुद ये मियां नवाज शरीफ की ही दरख्वास्त पे ये फरमाया था कि जो अब्सकॉन्ड करता है, जो मफरूर है, जी। और वो मफरूर चाहे मुल्ज़म हो चाहे मुजरिम हो, यानी मुल्ज़म के भी अप्लाई ये करता है, वो ही लूजेज हिज राइट टू ऑडियंस, मतलब है वो अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक ही नहीं रखता। उसके लिए लाजिम है कि वो पहले जाके सरेंडर करे जेल में, अदालत के सामने नहीं, जेल में, वो उसी पोजीशन में वापस जाए जो उसकी सूरत हाल होनी चाहिए, उसी सूरत हाल में वापस जाए, वहाँ से वो पटिशन करे जेल के ज़रिए। फिर उसको हम देखेंगे कि क्या ये इसका हक बनता है कि नहीं, क्या ये 10-12 दिन ही मफरूरी ज़्यादा इजाफी हो गया है और लेट हो गया है सरेंडर करने से, या कोई ये 4 साल ही सरेंडर नहीं किया। ये एक मुनफरिद मिसाल है जो हमने कायम की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वक्त थोड़ा सा कम है, एक बड़ा अहम सवाल है आपसे करना चाहूंगी। जी मैं 1 मिनट इसमें जरा एक जुमला और बता दूं। जी सर। और ये चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब की अपना फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले, चंद शाह का फैसला 1950 के अशरे का, वहाँ से लेके सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस मौजू पे डिस्कस करके, उनका मायना करके, उनको मुतालिया करके आपने ये लिखा है कि ही लूजेस द राइट ऑफ ऑडियंस। और नवाज शरीफ की बात का मौक़िफ़ उनके वकील के ज़रिए भी नहीं सुना जा सकता जब तक वो जेल में नहीं जाते। उनको पहले गिरफ्तार करो, जेल में जाए, फिर उसका राइट ऑफ ऑडियंस रिस्टोर होगा। और ये उनका क्या फैसला, जो लॉ बुक है PLD, आपके नाजरीन के लिए जो वकला हैं, PLD 2022 इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट्स पेज 13 उस पे ये शाया इनका अपना फैसला है। अब पता नहीं किस तरह इन्होंने उससे गुरेज का रास्ता निकाला होगा, ये मुझे नहीं मालूम। चले सर, रास्ता तो निकल ही आता है पाकिस्तान में। लेकिन सर अब एक आखिरी सवाल, वक्त वैसे खत्म हो चुका है सेगमेंट का, लेकिन बड़ा ज़रूरी है सर। फैज़ाबाद धरने के हवाले से अब इस पे नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत तो हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स आ रहे हैं, लगता ये कि वो छोड़ना किसी को नहीं चाहते। उन्होंने कहा जी पहले तो ये बताएं कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। अब अगर पता चल जाता है मास्टरमाइंड कौन है, तो आपको लगता है कि इंसाफ के कटहरे में उनको ला सकेंगे और पूछ सकेंगे कि ये पूरा ड्रामा क्यों रचाया गया? देखें जी, ये तो मैं समझता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस चाहेंगे और उनको जो भी है उसको इंसाफ के कटहरे में लाना, ये आइन और कानून के तहत उनका इख्तियार है। वो ये इस खोज में वो कामयाब हो जाते हैं कि कौन इसका मुहर्रक है, तो वो खुद उनको चाहिए कि उसके खिलाफ एक्शन लें। और अगर वो एक्शन लेते हैं और उसके कोई रद्द अमल कोई समझता कर लेगा चीफ जस्टिस को जिक्र करने की खातिर या चीफ जस्टिस को नीचा करने की खातिर, तो वहाँ वकला इंशाअल्लाह बिल्कुल चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे, सीसा पिलाई दीवार की तरह, जिस तरह हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ खड़े हो गए थे। इसलिए नहीं कि वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, इसलिए कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। मैं कहता रहा हूँ और फिर कहता हूँ कि चीफ जस्टिस की हमारी भी रेड लाइन, वकला की रेड लाइन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो उमर अता बंदयाल हो, वो काजी फैज़ ईसा हो, चीफ जस्टिस के साथ हम किसी को कोई ज्यादती करने के मौका नहीं दे सकते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज़ एहसन साहब सीनियर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा और उसके बाद नून लीग की नुमाइंदगी करने वाले राजा रियाज साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे नून लीग के इंसाइट्स, कल के इजलास में क्या कुछ हुआ। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने इजलासों की सदारत का आगाज़ तो कर दिया है, जैसे हमने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी वाज़े हो रहा है कि नून लीग की तरफ से जो मुफाहमत की पॉलिसी है, जिसका संग बुनियाद शायद शहबाज शरीफ साहब ने रखा था, आहिस्ता आहिस्ता वो इख्तियार की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी। जो उस इजलास की अंदरूनी खबरें सामने आई हैं, उससे अंदाज़ा ये होता है कि नून लीग उसी मुफाहमती पॉलिसी के ऊपर चलेगी जिसके बारे में बात की जा रही थी कि अगर वो इख्तियार नहीं की जाती तो फिर नून लीग के लिए इंतखाब में जीतना
मुश्किल होगा। दूसरी एक अहम चीज़ वो जरदारी साहब के हवाले से थी, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा धुआंधार बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को मेरे कहने के ऊपर वापस लाया गया या वो मेरे कहने और समझाने के ऊपर वापस आए, लेकिन जिस तरीके से पीडीएम की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब ने बहैसियत प्राइम मिनिस्टर काम किया, उनकी परफॉर्मेंस से मैं मुतमईन नहीं हूँ, इसलिए मैं नवाज शरीफ साहब को अगला वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने किस पैराए में दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जांचना, क्योंकि पीपल्स पार्टी लॉबिंग के हवाले से काफ़ी प्रोएक्टिव नजर आती है और उनकी काफ़ी अरसे से ये कोशिश भी है कि अगला प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का हो। आखिर किन डायमेंशंस के तहत आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात की है, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। और इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंतहाई सीनियर सियासतदान राजा रियाज साहब, जो कि न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, बल्कि इसके अलावा पीपल्स पार्टी का भी एक अरसे तक हिस्सा रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को भी बखूबी जानते हैं और समझते हैं कि जरदारी साहब किस तरीके की गेमिंग कर सकते हैं और इस पूरे सिनेरियो में आखिर नून लीग बचते हुए कैसी इलेक्शन में कामयाब हो सकती है, हम उनसे जानेंगे। राजा रियाज साहब, से पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त सर हमें दिया। सर, ये फरमाइएगा कि पहले तो जो इजलास नून लीग का हुआ उसमें जो खबरें आ रही हैं, इनसाइड स्टोरी, उससे लग ये रहा है कि मुफाहमत की पॉलिसी को ही अब ओवरऑल जारी रखा जाएगा, क्योंकि जो बाकी लोग भी थे जिन्होंने अपनी गुफ्तगू की उस इजलास में, उससे लगता यह है कि उनको मशवरा भी अब नवाज शरीफ साहब को यही दिया जा रहा है कि तसादुम या इंतकामी सियासत से परहेज किया जाए। जी शुक्रिया। बिल्कुल कोई तसादुम नहीं करना जी, ये फैसला है, सबको साथ लेके चलना है। इलेक्शन पंजाब में हमने कोई अलायंस नहीं करना, लेकिन इलेक्शन के बाद तमाम जमातों को, चाहे वो भारी अक्सरियत से जीते हैं या थोड़ी अक्सरियत से जीते हैं या ना जीते, जो बाहर बैठी होंगी जिनके लोग नहीं जीतेंगे उन्हें भी साथ ऑन बोर्ड करना है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सख्त तरीन माली मुश्किलात और माशी मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है और इससे निकालने के लिए सबको साथ लेके चलना है। इवन के पीटीआई को भी साथ लेके चल, दहशत गर्द है पीटीआई के अंदर, जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में हमारे जो शहीद हैं, जो हमारे सर के ताज हैं, जिन्होंने उनके मुजस्मे जलाए हैं, उनके साथ कोई बात नहीं हो सकती। बाकी सब लोगों से बात करनी है, सबको ऑन बोर्ड करना है और मिलके सबने मिलके पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालना है जिसमें आज पाकिस्तान है। जिस तरह कारोबार मुतासर है, महंगाई है, बिजली महंगी है। मेरा तल्लुक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद में तकरीबन आधी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है, लोग शदीद परेशान हैं। ये लूमों का शहर गिना जाता है, यहाँ पे लूमें अब लोहे के भाव पे बिक रही हैं। तो इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, हमें सबको साथ बिठाना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान को माशी तौर पे अपने पाँव पे खड़ा करना होगा, हमें सबसे बड़ी बात अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। शुक्र है इस दफा कपास की फसल बहुत अच्छी हुई है और उम्मीद है इंशाल्लाह गंदम की फसल बहुत अच्छी होगी, गन्ने की फसल बहुत अच्छी है। राजा रियाज इस तरह अल्लाह का शुक्र है। जी सर, मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। सर, आप इतनी मीठी बात कर रहे हैं कि बंदा सुन के मुतमईन होता है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये जो अपनी गुफ्तगू में आपने भी एक कड़वी बात की कि जी पीटीआई को भी साथ लेकर चलेंगे। सर, जितना रगड़ा पीटीआई ने नून लीग का लगाया, किसी जमात ने नहीं लगाया, तो कितना मुश्किल होगा नवाज शरीफ साहब के लिए। कह तो उन्होंने दिया कि सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई पीटीआई को आप एक टेबल पर ला सकेंगे? क्योंकि जब इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उस वक्त भी वो टेबल पर नहीं आए थे, तो अब कितना मुश्किल है उनके लिए आना जब उनकी सारी लीडरशिप ही उड़ चुकी है। देखिए जी, हमने उस वक्त मैं इमरान खान के साथ था और मैंने कई दफा इमरान खान को ये मशवरा दिया था कि ये इंतकाम की सियासत ना करें, मुफाहमत की सियासत करें। पाकिस्तान इस वक्त इंतकाम की सियासत अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अपनी बात नहीं, जी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इंतकाम की सियासत अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से खान साहब ने किसी की ना सुनी और उन्होंने अपनी इंतकाम की सियासत जारी रखी और फिर जो उनके साथ हुआ वो पूरी कौम ने देखा है। जो किसी के लिए गड़ा होता है उसमें खुद ही गिरता है। अब इससे खान साहब से हमें सबक सीखना चाहिए, इससे अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे वो गलती ना कराए जो इमरान खान ने की। मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया, मैशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया और आज अपनी पार्टी भी तबाह करके बैठा हूँ। तो अल्लाह ताला ऐसे वक्त से हर इंसान को इस तरह के वक्त से माफी दे। अल्लाह से डरना चाहिए।
इस वक्त पाकिस्तान का जो भी थोड़ा सा भी शऊर रखता है वो इस चीज को समझता है कि पाकिस्तान को मुश्किल डालने के लिए सबको एक जगह बैठना पड़ेगा। ये लेकिन बहुत जरूरी है। इसके बगैर अकेला सोलो से कोई भी इन मुश्किलात से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकता। तो इन मुश्किलात से पाकिस्तान को अगर निकालना है, अगर गरीब आदमी को रिलीफ देना है, गरीब आदमी को रोटी देनी है, वो बिजली का बिल दे सके, उसे बिजली सस्ती करके देनी है, गैस सस्ती करके देनी है, रोजगार देना है, बच्चों को स्कूल भेज सके, नहीं, वो दुरुस्त तो कह रहे इसके हैं लिए राजा हमें रियाज साहब। सर मेरी उसके अर्ज लिए तो हमें वफामत की ठीक, सियासत करना बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है सर। ये चलें, ये तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ये बुर्दबारी का मुजाहरा करती हैं सर, लेकिन ये भी आप क्योंकि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, फिर पंजाब की पॉलिटिक्स को भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर। अभी माहौल आपको क्या लग रहा है, अदर देन नून लीग का हिस्सा होने के, आपको क्या लगता है कि पीटीआई के बारे में जो एक लग रहा था कि उनको पार्लियामेंट में कोई स्पेस मुश्किल से मिलेगा, कोई इनसाइट आपकी अपनी भी तो एनालिसिस होगी, क्या वाकई अब पीटीआई को भी कुछ हिस्सा पार्लियामेंट में मिलेगा? क्योंकि अब वो जिस तरह मुलाकातें कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं, फिर वो कह रहे हैं कि अब हम पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो भी पॉलिटिकल अब समझ गए कि तर्ज सियासत क्या है, और आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट में कोई जगह बना सकेगी पीटीआई भी? देखिए, पीटीआई का जो असल लोग थे, इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे, वो तकरीबन सारे पीटीआई को छोड़ चुके हैं। अब ये बहुत बड़ा इलेक्शन होता है कौमी असेंबली का, तकरीबन 350 पोलिंग स्टेशन होते हैं इलेक्शन वाले दिन, जिनको आपने मैनेज करना होता है, जहाँ पे आपने वोटर को पहुंचाना होता है, ट्रांसपोर्ट देनी होती है, वहां पे पोलिंग एजेंट को ठिकाने होते हैं। तो अगर इनके पास, अब मेरे हल्के में जहाँ मैं 6 दफा इलेक्शन लड़ चुका हूँ, अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं है इनका। जो कैंडिडेट था वो छोड़ के जा चुका है। जो अब इन हालात में अगर 1 महीना 1.5 महीना पहले ये कैंडिडेट देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो, अगर इनके कुछ वोट हैं भी, कुछ नौजवान इनके साथ है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग अब समझ गए हैं कि 9 में वाकया जो किया है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, वो पाकिस्तान के जो अहम अदारे हैं उनके खिलाफ साजिश थी। इसके अलावा बहुत से लोग अब ये भी समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान में आज महंगाई है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। अब एक तो वो बहुत कम हो गया है, दूसरा जो नए कैंडिडेट अगर इनके हो गए तो उनके बस का काम नहीं, जिन्होंने पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो 1 महीने में ये इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन होता है कि ये जाती हल्के जो है वो 150 बाय 100 किलोमीटर के रेडियस में होते हैं। तो इन्हें तो रास्ते ही नहीं मिलने अलग हल्कों के, और पोलिंग एजेंट अरेंज करना, तो वोटर को पहुंचाना, जलसे करना, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है एक कौमी असेंबली के इलेक्शन। तो मैं नहीं समझता कि इनके पास अब कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ये एक्सरसाइज कर सके। नहीं, बिल्कुल ठीक सर, लेकिन दावे तो खैर अपनी जगह वो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल सर, ये फरमाइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ आपने भी तवील अरसा गुजारा, उनकी तर्ज सियासत भी आप समझते हैं सर। वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हमने वज़ीर आज़म बनाया लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, नवाज शरीफ साहब को अब हम इस मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे और हम पीपल्स पार्टी से ही वज़ीर आज़म लाएंगे। अब क्या ये इसको धमकी समझ ले या ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है कि इतना सख्त स्टेटमेंट जरदारी साहब क्यों दे रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि उस वक्त ये फैसला हुआ था कि जिसके पास असेंबली में सबसे ज्यादा वज़ीर आज़म बनेगा। मुस्लिम लीग नून के पास सबसे ज्यादा अक्सरियत थी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। अब देखें मोहतरमा, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन आने वाला है। इन सियासी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो और जमात इस्लामी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, इन्होंने आजकल अगर इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने तो फिर कब देने? अब इलेक्शन के दिन है, हर किसी ने अपना अपना जोर लगाना है। इस तरह के स्टेटमेंट, थोड़ी और भी सख्ती आएगी इनमें, थोड़ी और भी गर्मजोशी आएगी, थोड़ी और जुबान सख्त होगी, लेकिन ये इलेक्शन तक है। इलेक्शन के बाद जिसके पास अक्सरियत होगी वो ही वज़ीर आज़म बनेगा और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ के पास वाज़ेह अक्सरियत नजर आ रही है, तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। जिसके पास अक्सरियत होगी उसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सर, राजा रियाज साहब, बहैसियत सियासतदान क्या लगता है आपको कि अगली पार्लियामेंट में सिचुएशन क्या होगी? आपने बहैसियत नून लीग के लीडर तो कह दिया कि नवाज शरीफ साहब अक्सरियत लेंगे, लेकिन आपकी प्रेडिक्शंस बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, तो आपके ख्याल में अगली पार्लियामेंट में आप माहौल कैसा देख रहे हैं जमातों का?
अगली पार्लियामेंट में भी मुझे नजर आ रहा है कि काफी सारे जब बातें हुकूमत में होंगी, मिलके हुकूमत करेंगी, मिलके हुकूमत बनाएंगी, मिलके हुकूमत करेंगी, और कोई अकेली जमात मेरा ख्याल नहीं होगी, और उसके साथ अलाइंसेस बनेंगे और अलाइंसेस बना के हुकूमत चलेगी। और इंशाल्लाह इस दफा ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं और जो माशी मुश्किलात हैं, जो गरीब आदमी का मसला है, उसे एड्रेस किया जाए। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, हमेशा की तरह इंसाइट्स भी अब किए, और यकीनन जो अगला सियासी माहौल है इस हवाले से उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया, क्योंकि वक्त से पहले वो अमूमन पेशन गोई कर देते हैं। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को जो डेडलाइन दी गई थी मुल्क छोड़ने की, वो कल ख़त्म तो हो चुकी है, लेकिन जो 17 से 18 लाख का फिगर कोट किया जा रहा था कि ये तमाम वो अफराद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, उसमें से बमुश्किल 1 से 1.5 लाख लोग ही वापस जा सके हैं। पाकिस्तान के बार बार तनबीह करने के बावजूद भी ये रिएक्शन है, और संजीदगी का ये आलम है कि लोगों ने इस बात पे कान ही नहीं धरे। आखिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब क्या एक्शन ले सकती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में मौजूद गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के इनखला की मुद्दत मयाद ख़त्म हो चुकी है, उनको ना सिर्फ वापस जाना पड़ेगा, लेकिन अब देखना यह भी है कि जिस रफ्तार से जो 1 माह का टाइम उन्हें दिया गया था वो वापस गए हैं, वो बड़ी मायूस कुन रफ्तार रही, और लगता यह है कि उन्होंने जो मुल्क की जो रिट है उसको एज सच कबूल नहीं किया, बल्कि उसको चैलेंज किया। जो 17 लाख का फिगर कोट किया जा रहा था उन तारकीन वतन के लिए, उसमें से बमुश्किल 1 से 1.5 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्होंने मुल्क छोड़ा, जबकि बाकी लोग अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब कहा जा रहा है कि क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन किस हद तक और किस नौयत का हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब मौजूद हैं। ना सिर्फ अहम तरीन मुल्कों में सफ़ीर की हैसियत से तैनात रहे हैं, बल्कि जो पाकिस्तान के स्टेट के अंदर जो इनसाइट्स होती हैं इससे बखूबी आ गए। मंसूर साहब सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, ये बताएगा कि अब डेडलाइन तो ख़त्म हो गई, ये भी कह दिया कि क्रैकडाउन होगा, लेकिन सर उस डेडलाइन को ओबे तो किसी ने किया नहीं। कहाँ 16-17 लाख लोग और कहाँ 1.5 लाख लोग, तो ये तो किसी ने सीरियस ही नहीं ली सर बात। जी, इस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन में आने वाले हफ्तों में, महीनों में और आने वाले जो अयाम हैं उनमें काफी मुश्किलात का सामना आएगा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद अफगान की पाकिस्तान में मौजूद है। 1.4 मिलियन रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज हैं, 1.7 के करीब मिलियन के करीब अनडॉक्यूमेंटेड अफगान हैं, तो 3 मिलियन से ज्यादा हैं ये, और मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, देहातों में मौजूद हैं। ये बहुत अरसे से यहाँ पे सेटल्ड हैं, बहुत से लोग यहीं पैदा हुए हैं, ये मुख्तलिफ आबादियों के अंदर मौजूद हैं, इन कम्युनिटीज का पार्ट हैं। तो इनको इस तरह से यहाँ से एविक्ट करना और फिर उनको डिपोर्ट करना एक काफी मुश्किल मरहला होगा। तो पाकिस्तान की स्टेट को जो पाकिस्तान ने डिसीजन दिया है इसमें मुश्किलात पेश आएंगी, और बेहतर होता कि अगर एक फेस्ड प्रोग्राम पाकिस्तान खुद ही अपने तौर पे एक फेस्ड प्रोग्राम तय करता कि ये अगर 15-17 लाख हैं तो 2 लाख या 3 लाख पर ईयर का टारगेट रख के हम इनको फेज आउट करते, वापस भेजते, तो हमारे ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर भी इतना ना आता, क्योंकि अब एक प्रेशर आ रहा है कि पाकिस्तान इनको नहीं। लेकिन मंसूर साहब, सर कथा कलामी की माजरत, आप दुरुस्त कह रहे हैं प्रेशर आ रहा है, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि 2021 से लेके अब तक तालिबान को आए हुए कितना टाइम हो चुका है। अगर हम सिर्फ अफगानियों की भी बात करें, वैसे तो मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ सर, इतना टाइम मिला, लेकिन यूरोपीय किसी मुल्क ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने उन लोगों को जिनको बुलाना था उनको नहीं बुलाया, वो प्रोसेस स्लो रहा। तो पाकिस्तान की भी सर एक लिमिट तो है ना बर्दाश्त की, वो आ चुकी है, तो क्या स्टेट कोई फौरी एक्शन नहीं ले सकता? क्या उन ममालिक में ऐसे एक्शन नहीं लिया जाता क्या? ये तो बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि जो लोग वहां से आए थे, और 2021 में मैं वहां पे तैनात था बतौर सफीर, और उस वक्त बहुत लोगों की हमने इवैक्यूएशन जो कराई थी, वो बहुत से ममालिक के इस वादे पे आए थे कि वो उनको इसमें से बहुत बड़ी तादाद को अपने मुल्कों में लेकर जाएंगे, परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर या इमिग्रेशन वहां करवाएंगे। वो उनमें से कुछ लोगों को तो वो लेके गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान में स्टैंडर्ड छोड़ दिया है। लेकिन अब अगर प्रैक्टिकली इनको वापस भिजवाने का मसला है, तो उसमें प्रैक्टिकल दुश्वारियों को देखते हुए मेरा ख्याल है, या तो देखें पाकिस्तान की अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ इस मामले पे एक बहुत डायलॉग होता है, एंगेजमेंट होती, जिसमें दोनों ममालिक ये एग्री करते हैं कि हम इस तरीके से इस प्लान के तहत भिजवाएंगे। अफगानिस्तान में इतनी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं है, ऐसी स्टेबिलिटी की सिचुएशन नहीं है कि वहां पे ये लोग जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस से हिजरत करके आए थे ये यकमुश्त वापस जा सके।
तो इसलिए डायलॉग के ना होते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान ने तो इस अफगानिस्तान की हुकूमत ने तो इस डिसीजन पे एतराज किया है, उन्होंने इस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इनको किसी भी सूरत वापस भेजेंगे। तो इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो खलीज बढ़ेगी, उसका फायदा फिर हमारे एडवर्सरीज उठाएंगे। इंडिया पहले मैं उसी नुक्ते पे आ रही थी सर। मंसूर साहब क्विकली अगर बता दें कि अब पाकिस्तान ने कह तो दिया है, लेकिन अब क्रैकडाउन होगा तो किस किस्म का होगा, इंटेंस होगा या माइल्ड होगा, और दूसरा ये कि कौन से ममालिक इससे फायदा उठा सकते हैं, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? अथॉरिटीज कह रही हैं कि क्रैकडाउन इंटेंस होगा, लेकिन इंटेंस क्रैकडाउन में भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज का रोल भी आ जाएगा। तो इस काफी मुश्किलात आएंगी। और फिर अफगानिस्तान की हुकूमत के अगर इस पे ऑन बोर्ड नहीं है, तो जब आप डिपोर्ट करते हैं, वो क्रॉस करके अफगानिस्तान में जाते हैं, तो वहां पे उनके लिए मुश्किलात आएंगी। उन महाजिर के लिए उनको कैंपों में रहना पड़ेगा, या उनको फिर वो इसका बंदोबस्त होगा। दूसरे ममालिक के साथ जो इम्प्लीकेशन आएंगी, वो जैसा मैंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई एंगेजमेंट का चैनल मौजूद नहीं है इस वक्त, इस इशू पे या टीटीपी इशू पे या ट्रेड एंड ट्रांजिट इशू पे भी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। तो इसका फायदा सबसे ज्यादा जो इसमें नेगेटिव रोल प्ले करेगा वो इंडिया प्ले करेगा। गुज़िश्ता हुकूमतें जो हैं, अफगानिस्तान की गुज़िश्ता हुकूमतें, उनसे हमें यही शिकायत रहती थी कि वहां पे इंडिया को बहुत ज्यादा ग्राउंड दी, स्पेस दी थी इस किस्म के ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए। और अब ये सिलसिला अगर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत, तालिबान की हुकूमत, ये भी अगर इंडिया की तरफ माइल होती है और पाकिस्तान से इसका फासला बढ़ता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए एक मुश्किलात होंगी कि एक तरफ हमारा अपने ईस्टर्न नेबर इंडिया से एंगेजमेंट का कोई चैनल मौजूद नहीं है, बिल्कुल अगर से भी एंगेजमेंट का चैनल ना हो, तो मेरा ख्याल है कि इस पे अभी भी हमें एक एंगेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। और अफगानिस्तान के इन लोगों को हमने 4 डेकेड्स तक होस्ट किया है, इस बात को हमें बावर कराना चाहिए कि हम किसी तरह से भी एक मुत्तफ़िका लायका अमल इख्तियार करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मंसूर साहब साबिक सफीर मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।